सो हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिम्प्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो स्कीम है ना, ये हाल ही में 26 नवंबर 2025 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है। और ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि हाल ही में आई हुई है। तो एक बार स्कीम का नाम देख लेते हैं क्या है। स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। तो आर ई पी एम स्कीम है ये, है ना। तो इसको अभी अप्रूव किया है 26 नवंबर में, ठीक है, 2025। अभी अप्रूव किया है इसको कुछ टाइम पहले ही। और इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक डोमेस्टिक और इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है ना, डोमेस्टिक और इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना। क्योंकि हमारे पास वो अभी है ही नहीं, इस टाइप का इकोसिस्टम है ही नहीं जिसमें हम जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं उसको डेवलप कर या मैन्युफैक्चर कर पाएँ। और ये कैपेसिटी याद रखनी है कि कितनी कैपेसिटी के हम ओवरऑल इकोसिस्टम चाहते हैं। तो वो है 6000 मैट्रिक टन पर एनम, ठीक है। दिस इकोसिस्टम विल कवर द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम रेयर अर्थ ऑक्साइड आरईओ टू फिनिश परमानेंट मैग्नेट। तो मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ, फिर इसका इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। पहले हम देख लेते हैं कि इस इनिशिएटिव से दिस मतलब क्या सपोर्ट करता है ये आत्मनिर्भर भारत सपोर्ट करता है ये पर्टिकुलर स्कीम। रेजिलेंट सप्लाई चेन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। हमारा जो गोल है नेट ज़ीरो करना, वो 2070 का जो है उसको सपोर्ट करता है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेके आना है एडवांस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इसमें बस एक यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना फाइनेंशियल आउटले, हाँ फाइनेंशियल आउटले इसका 7280 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। और हम कितने मेट्रिक टन पर एनम का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, 6000 एम पी एम टी पी ए, ठीक है। तो ऐसा होता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम, और फिर होता है डाउनस्ट्रीम। जो परमानेंट मैग्नेट होती है ना, वो इनिशियल फॉर्म में एक मिनरल की फॉर्म में होती है, मिनरल होता है, ठीक है। या ओर बोल रहा हूँ, ओर की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको हम जो है ना मेटल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली पहले हम उसको एक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, आरईओ में, है ना, रेयर अर्थ ऑक्साइड मेटल, देन अलॉय, और फिर उसको एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर, है ना, मतलब फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट आता है। तो ये स्कीम जो है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब एक पर्टिकुलर मिशन जो है वो अपस्ट्रीम को अच्छा अच्छा बनाता है, उसको एक ग्रोथ देता है। और जो ये स्कीम है ना, ये स्कीम डाउनस्ट्रीम को ग्रोथ देती है। मतलब एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाती है डाउनस्ट्रीम लेवल पे, जहाँ पर हम हमारे पास जब ये आरईओ आ जाएगा तो उसको मेटल अलॉय और फिर एक एक सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर पाएँ। तो ये डाउनस्ट्रीम को सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम देखेंगे कैसे वो डाउनस्ट्रीम को सपोर्ट कर रही है। तो इसका इस पर्टिकुलर स्कीम का जो फाइनेंशियल आउटले है वो 7280 करोड़ रुपीज़ है। और हम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो बनाना चाहते हैं उसकी कैपेसिटी 6000 मेट्रिक टन पर एनम है, ठीक है। ये है। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होती क्या है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होती हैं। ये नॉर्मल और ट्रेडिशनल मैग्नेट से अलग होती हैं। हमारे पास नॉर्मल बॉन्डेड मैग्नेट्स होती हैं, है ना, और फेराइट मैग्नेट्स होती हैं जो आयरन की होती हैं, है ना, उनसे बहुत अलग होती हैं। ये बहुत छोटी होती हैं, तो और बहुत छोटी होती है, कॉम्पैक्ट साइज विद हाई एफिशिएंसी, और इनकी हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि हीट करने पे या ये डीमैग्नेटाइज नहीं होती बहुत आसानी से, और छोटी होती हैं, तो इनको ऑपरेट करना आसान होता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर। इन पर्टिकुलर मैग्नेट्स का यूज़ कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन क्या है इनकी। इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स के अंदर यूज़ होती है, विंड टर्बाइन जनरेटर्स के अंदर ये पर्टिकुलर जो मैग्नेट्स है वो यूज़ होती है, परमानेंट मैग्नेट। कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ होती है, मतलब सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज़ होती है ना। और हमारे एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम के अंदर भी यूज़ होती हैं, तो हमारे उस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं।
अगर हमें कोई प्रिसीजन सेंसर बनाना है या एक्चुएटर बनाना है, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए हमें एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना ही पड़ेगा, जो हमारे पास अभी है नहीं, जो आने वाली डिमांड को, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है, सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है, सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। तो हमें पता है कि आगे आने टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा इन चीज़ों का, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि इम्पोर्ट के थ्रू इन चीज़ों को इम्पोर्ट करके नहीं पूरी हो सकती, और बहुत ज़्यादा फिर इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे हम। तो हमें इंडिजिनाइजेशन चाहिए, खुद हमें मटेरियल प्रोड्यूस करना है, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आत्मनिर्भर बनना है डायरेक्टली। तो ये इसीलिए ये स्कीम को रिलीज़ किया गया है। अब इंडिया को ये क्यों चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन की तरह पढ़ लेते हैं इसको, कि स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बेस इंडिया के पास है। अभी इसका मतलब हम पढ़ते हैं कि ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है, नहीं। रेयर का मतलब यहाँ पर दुर्लभ नहीं है ना, मतलब कि जो मिलता नहीं है आसानी से, है ना, रेयर वो नहीं है इसका। इसका एक्चुअली हमारे पास जो ओर है ना, वो तो अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा है, अबेंडेंट रेयर अर्थ मिनरल सोर्सेस, तो हमारे पास बहुत सारे हैं वो। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ में ये है कि हमारे पास ये जो मिनरल्स हैं, ये जो पर्टिकुलर आरईओज है ना, वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं है, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। हमारे पास उसके ओर्स हैं लेकिन आरईओ नहीं है। वो जैसे नियोडाइनियम हो गया या फेराइट्स हो गए, बोरोन हो गया, ये सब चीज़ें, इनका जो अलॉय है, ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है, एक ओर की फॉर्म में है। तो उस ओर को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, फिर हमारे पास वो आरईओ आता है, ठीक है, आरईओ तभी आता है। तो हमारे पास जो है ना मोनोजाइट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, बट लिमिटेड डोमेस्टिक मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हमारे पास, लिमिटेड है वो, हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कुछ डाटा दे रखा है कि 13.15 मिलियन टन ऑफ मोनोजाइट अवेलेबल है इंडिया के पास, जिससे हम 7.23 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड आरईओस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये कहाँ मिलता है? कोस्टल बीच सैंड में, या रेड सैंड में, या इनलैंड एलुवियम में, ठीक है। और किस स्टेट्स के अंदर मिलता है? ये सारे सारे स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट है इन सिटू आरईओस का, रेयर अर्थ ऑक्साइड्स का। अराउंड 1.29 मिलियन टन हमारे पास आरईओस है इन दो स्टेट्स के अंदर। और जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू एक्सप्लोरेशन ये पता चला है कि हमारे पास टोटल 482.6 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ और है हमारे पास, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है इस पूरे डिस्कशन का, कि हमारे पास रॉ मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू एडिशन बहुत वीक है, हमारे पास कोई सप्लाई चेन नहीं है, सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है। तो उसी को ही प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है। और एक और है कि हमारी हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है चाइना पे। चाइना से हम बहुत ज़्यादा ये पर्टिकुलर अर्थ मैग्नेट्स लेते हैं। तो डिस्पाइट डोमेस्टिक रिसोर्स, इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स परमानेंट मैग्नेट। तो चाइना का जो शेयर है ना, अभी 2023 फाइनेंशियल 2023 में और फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, जो वैल्यू टोटल हमने पैसा खर्च किया है ना, वो लगभग 59.6% टू 81.3% पैसा किया है टोटल अमाउंट का, टोटल वैल्यू का, ठीक है, टोटल अमाउंट का। और उस और ये बताता है कि 84.8% से 90.4% तक इतना सारा हम मटेरियल क्वांटिटी हम सिर्फ और सिर्फ चाइना से इंपोर्ट कराते हैं, चाइना से लेते हैं। क्यों हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास हमें इंपोर्ट एक तरीके से सस्ता पड़ता है खुद के भी मैन्युफैक्चरिंग करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और प्राइवेट प्लेयर्स भी हमारे पास नहीं है, और जो है ये जो हमारे पास टेक्निक्स भी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। और तो तो इससे क्या है कि सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रेटेजिक रिस्क फॉर डिफेंस एंड क्लीन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा अगर हम हैवी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे। प्राइस वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है।
हाँ, जो मैं बोल रहा था कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि अगर हम ये स्कीम आती है तो हमें पता है कि हमारी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड है इन चीज़ों को लेके, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन को लेके, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेके, स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस एप्लीकेशन को लेके। आरईपीएम डिमांड जो है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो डबल हो जाएगी 2030 तक, ठीक है? इन सब चीज़ों की वजह से। तो हमारे पास एक डोमेस्टिक इंटीग्रेटेड कैपेसिटी क्रिटिकल होना ही चाहिए, ठीक है? ये ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें एक डायरेक्ट करती हैं कि हमें ऐसी कोई स्कीम चाहिए ही चाहिए, ठीक है? अब सबसे मेन चीज़ है कि इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के। तो इस स्कीम के थ्रू क्या होगा, हम एस्टेब्लिश करेंगे एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग जो डाउनस्ट्रीम है ना, वहाँ पर हम सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम ऑक्साइड फेड स्टॉक से टू द फिनिश्ड मैग्नेट, ठीक है? तो डाउनस्ट्रीम में यही होता है, वो ऑक्साइड से मैग्नेट फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। उसकी कैपेसिटी हमने देख ही ली है, 6,000 मैट्रिक टन पर एनम हमारी कैपेसिटी होने वाली है। विजन है इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। बेनिफिशियरी स्ट्रक्चर क्या है, हम जो टोटल कैपेसिटी है ना, ये जो टोटल कैपेसिटी है ये 5 बेनिफिशियरी में डिवाइड करेंगे और एक बेनिफिशियरी को पर बेनिफिशियरी 1200 मैट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी एलोकेट हो सकती है। और ये हम सिलेक्शन करेंगे किसके थ्रू, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन आएगा और इकोनॉमीज ऑफ सेल होगा, ठीक है, स्केल होगा। तो ये कंपोनेंट था। दूसरा कंपोनेंट है कि कितना पैसा हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ना, ये 7 ईयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहले 2 साल जो है ना, 2 ईयर्स, किसी भी कंपनी को या किसी भी इंस्टीट्यूट को उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, मतलब पैसा मिलेगा, कैपिटल मिलेगा, इनडायरेक्टली कैपिटल मिलेगा। वो कैपिटल कितना होने वाला है, वही ये लिखा है, 750 करोड़ रुपीज़, ठीक है। बाकी जो और इसमें वो जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वो उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाएगा यहाँ तक। उसके बाद जो 5 ईयर्स है ना बाकी के, उसमें जब वो फिनिश प्रोडक्ट को सेल करेगा, उसके थ्रू उस जितना वो सेल करेगा ना, उतना ही इंसेंटिव डिसबर्समेंट होगा, ठीक है। तो जो इंसेंटिव, जो बाकी जो हमारा इंसेंटिव है, वो कितना इंसेंटिव बचा, 6,450 करोड़ रुपीज़ का जो इंसेंटिव है, वो इन 5 साल में डिसबर्स होगा थ्रू द सेल। तो जो कंपनी जितना ज़्यादा सेल करेगी, उसको उसका पार्टिकुलर पार्ट मिलता रहेगा, ठीक है। वो उसका बजट जो है वो इतना डाल रखा है, तो ये लिखा है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। जो 6,450 करोड़ रुपीज़ है, वो लिंक्ड है, मतलब सेल लिंक्ड इंसेंटिव्स है 5 साल के लिए। और 750 करोड़ रुपीज़ जो है कैपिटल सब्सिडीज दी गई है फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो पहले 2 साल के अंदर होगी, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन 7 ईयर का है। पहले दो साल जेस्टेशन पीरियड है, जिसमें फैसिलिटी सेटअप करनी पड़ेगी, और बाकी जो 5 साल है उसमें इंसेंटिव डिसबर्समेंट होगा लिंक टू द सेल। इससे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से कम पॉलिसी स्टेबिलिटी आएगी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अभी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी है या नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो दो इसमें मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज ऑफ माइन और मिनिस्ट्रीज ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो मैंने बताया था कि एक अपस्ट्रीम है जहाँ से वो ओर कन्वर्ट होगा, मतलब मिनरल जो है वो ओर में कन्वर्ट होगा, रेयर अर्थ ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगा। और एक डाउन स्ट्रीम है जहाँ पर मैग्नेट जो है एंड यूज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी। तो उसको जो है जो पर्टिकुलर हमारा ये मिनरल टू ओर वाला है, ऑक्साइड वाला है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बहुत ज़्यादा लीड रोल प्ले करेगी। और दूसरी ओर डाउन स्ट्रीम में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री करेगी। तो हमने देखा कोर फोकस इनका क्या है, रिसोर्स की सिक्योरिटी करना, मतलब रिसोर्स ला के देना मार्केट के अंदर, तभी तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन पाएगा, एंड प्रोडक्ट। और इनका क्या है कि वो प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना और वो प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है, फाइनली। तो इसके लिए जो की टूल है, ये नेशनल क्रिटिकल मिशन, मिनरल मिशन, और कुछ मिनरल में रिफॉर्म्स लाना, और एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट भी है जो जॉइंट वेंचर है जो ये करने वाले हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। और इसमें क्या है वो, हाँ, यही जो मैंने बताया रैम जो स्कीम है, आर आर REPM, रैम जो स्कीम है REPM, उसमें यही सब चीज़ें इंसेंटिव देना और इंडस्ट्रियल स्कीम
इंडस्ट्रियल स्कीम है, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक रोल क्या है, सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाना, और यहाँ इसका इनका काम क्या है कि डिमांड क्रिएशन करना या स्केल अप करना, ठीक है। तो इसमें REPM यहाँ आता है और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यहाँ आता है, ठीक है। आउटकम क्या है कि रिलायबल रॉ मटेरियल सप्लाई करना चाहते हैं और ये कमर्शियली वायबल मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज़ का, दोनों मिनिस्ट्रीज़ का वर्क था यहाँ पर। अब ये अलाइनमेंट किससे करेगा, हमारी नेशनल प्रायोरिटीज से। कौन सी हैं वो, कि हमारा जो क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करना है और नेट ज़ीरो 2070 को सपोर्ट करना है। तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, एनर्जी एफिशिएंट मोटर बनाने के लिए, ठीक है, विंड पावर सिस्टम बनाने के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने के लिए। डायरेक्ट अलाइनमेंट है विद इंडियाज़ क्लाइमेट कमिटमेंट्स, ठीक है, जो पेरिस कमिटमेंट है हमारा ना। और दूसरा क्या है, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी यूज्ड इन एरोस्पेस एंड डिफेंस प्लेटफॉर्म, और डोमेस्टिक कैपेबिलिटी इंश्योर कि सिक्योर एक्सेस हो और रिड्यूस हो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। और हम इंडिजीनियसली सब चीज़ें डेवलप कर पाएँ या मैन्युफैक्चर कर पाएँ, और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत को सपोर्ट कर पाएँ। इनका विजन है 2047 तक, ठीक है। यही इसका प्रायोरिटीज़ है। अगली चीज़ मैंने बताई थी कि जो अपस्ट्रीम में है, अपस्ट्रीम मतलब जो हमारे पास मिनरल से REO में चेंज करने के लिए जो स्कीम है, वो ये वाली स्कीम है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है। ये इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं कि नेचुरल अकरिंग एलिमेंट एसेंशियल फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं, क्लीन एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं, और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ के लिए। बट दे हैव लिमिटेड सब्सटीट्यूट्स एंड हाई जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो कौन से पर्टिकुलर मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, तो वो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और उसके ज़्यादा सब्सटीट्यूट भी नहीं है, ठीक है। ये ये पर्टिकुलर स्कीम के बारे में हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। आज इस पर्टिकुलर सेशन का मोटिव ये नहीं है कि इस स्कीम के बारे में जानना, REPM के बारे में जानना था। तो इसका बस छोटा सा ग्लिम्स है कि ये अप्रूव्ड हुई थी जनवरी 2025 में। इसका ऑब्जेक्टिव था सिक्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सप्लाई करना, स्ट्रेंथन करना एंटायर वैल्यू चेन को, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, बेनिफिकेशन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग करना, एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट को भी, ठीक है। हमने ये देखा कि REPM मैन्युफैक्चरिंग इज अ डाउन स्ट्रीम पिलर ऑफ NCMM, ठीक है। ठीक है, अभी हाँ कुछ रिफॉर्म्स भी करे थे, माइन रिफॉर्म सपोर्टिंग द पर्टिकुलर दिस स्कीम, ठीक है। तो जो MMDR एक्ट ऑफ 1957 में जो की रिफॉर्म्स करे गए थे, उसमें अमेंडमेंट एक्ट 2023 है। उसमें क्या है कि डेडिकेटेड लिस्ट बनाई गई क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की। इससे क्या होता है कि अगर हम क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की पर्टिकुलर लिस्टिंग कर देंगे, तो वो हमें पता होगा कि कौन से एसेट्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं जिनको नेशनल एसेट्स की तरह ट्रीट करना है और रूटीन कमोडिटी की तरह ट्रीट नहीं करना है। मतलब उनकी इंपॉर्टेंस स्ट्रैटेजी, इंडिया की स्ट्रैटेजिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मतलब एक पार्ट प्ले करती है। तो उसका एक पूरा लिस्ट क्रिएट करना, ठीक ठीक है। और गवर्नमेंट ने एम्पावर किया ऑक्शन माइन लीज करना। पहले जो ऑक्शन माइन लीजिंग होती थी ना, वो सिर्फ स्टेट के पास पावर थी सारी की सारी, ठीक है, विद स्टेट। लेकिन अभी इसके थ्रू क्या है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी आ गई है। तो अब जो है, जो पर्टिकुलर माइन है उसका इफिशिएंटली और फुल यूटिलाइजेशन हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी बिडिंग प्रोसेस में, है ना, पॉलिसी सर्टेनिटीज़ आ जाएंगी, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये सब चीज़ें करा सकती है। इसका मतलब यही था। और ग्रांट कर दिया गया है कंपोजिट लाइसेंस। कंपोजिट लाइसेंस का मतलब होता है कि सिर्फ एक सिंगल लाइसेंस ना देना, एक्सप्लोरेशन और माइनिंग का दोनों लाइसेंस एक साथ दे देना, क्योंकि अलग अलग जब लाइसेंसिंग करते हैं तो वो बहुत टाइम लेती है। तो ग्रांट करना कंपोजिट लाइसेंस, तो ये अमेंडमेंट किया। और कुछ न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस रिजीम भी निकाले इन्होंने, इंट्रोड्यूस किए, और ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर को इस पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में भी पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म स्टैंड करते हैं सप्लाई बेस फॉर REPM मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है और इंडिया की स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। देखो, हमने देखा है कि चाइना जो है ना 68 से 70% ऐसे ओर को रखता है अपने पास, है ना। इनके पास इन चीज़ों की अबंडेंस है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट आता है, फिर म्यांमार आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो चाइना के पास इस पर्टिकुलर मार्केट
इसका जो मार्केट है वो 70% होल्ड करके रखता है। तो अगर चाइना ने कभी भी मना कर दिया है इम्पोर्ट का, मतलब हमें देने से ये पर्टिकुलर ओर्स या मैग्नेट्स, तो हम हमारी सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो भी सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ परमानेंट मैग्नेट पे काम करती हैं, वो काम नहीं कर पाएंगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, रेयर अर्थ सप्लाई चेन आर हाईली कंसनट्रेटेड, है ना, क्योंकि अभी चाइना के पास इसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट डिस्ट्रप्शन हैव हाईलाइटेड रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है ना, सिस्टमिक रिस्क हो सकता है इसमें। इंडिया का इसमें क्या एक स्टांस है, तो इंडिया बहुत ज़्यादा बायोलेटरल मिनरल कॉरपोरेशंस का एग्रीमेंट साइन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, अर्जेंटीना के साथ किया, जाम्बिया के साथ किया, पेरू के साथ किया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालावी, कॉट दिवोर, है ना, इनके सब के साथ किया। और इंडिया ने बहुत ज़्यादा पार्ट लिया इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, इन इनिशिएटिव्स ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। तो ये इंडिया का स्टैंड है इसमें। अगला, हाँ, ये लास्ट है कि हमने एक जॉइंट वेंचर भी स्टार्ट किया है, रोल ऑफ खनिज विदेश इंडियन लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है किसका, नाल्को का, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का और MECL का, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइन। ये क्या करेगा, वही ओवरसीज एक्सप्लोरेशन को देखेगा, मैंडेट करेगा, एंड एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ओवरसीज, ठीक है। मोस्टली फोकस करेगा लिथियम पे, कोबाल्ट पे और अदर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे। कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर का क्या होने वाला है, स्ट्रेंथन सप्लाई फॉर EVs, रिन्यूएबल एनर्जीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस, ठीक है, और सपोर्ट करेगा मेक इन इंडिया। तो यही थी पूरी की पूरी स्कीम। और एक बार इसका छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं या रिव्यू पूरा ले लेते हैं। तो ये REPM जो है, ठीक है, ये टोटल 7 ईयर्स के लिए है, जिसमें 2 साल और 5 ईयर्स में डिवाइड कर रखा है। इसके अंदर जो इसको टोटल दे रखा है वो 6450 करोड़ रुपीज़ एलोकेट कर सॉरी नहीं 64, ये तो उसके लिए है। इसके लिए 2 ईयर्स वाले के लिए है 750 करोड़ रुपीज़ अलोकेट कर रखा है। इसके अंदर वो फैसिलिटी जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सेटअप होगा, फिर उनको सेल लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे, जिसकी टोटल वो है 6450 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और जो टोटल बजट आउटले है इसका वो 7280 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। और इसमें 5 बेनिफिशरीज़ को एलोकेशन मिलेगा कैपेसिटी का, जिसमें पर बेनिफिशरी 1200 MTPA कर सकते हैं, और टोटल हमें 6000 MPTA करना है इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू, ठीक है। 7 ईयर्स का है। हमने जो मेजर पॉइंट्स है वो हमने कर लिया, और हमने रोल भी देख लिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ का, MHI का, है ना, कि वो ये अपस्ट्रीम में काम करेंगे और ये डाउन स्ट्रीम में काम करने वाले हैं, और डाउन स्ट्रीम में जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसके थ्रू, और यहाँ पर जो उसका डाउन स्ट्रीम पार्ट है NCMM का, वो है REPM। बस इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।